गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और कल हम 11th क्लास के जो सेकंड जो अध्याय है हमारा दूसरा अध्याय है, उसके अंदर भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर चुके थे। और उन चर्चा के दौरान हम जहाँ तक पहुँचे थे वो हमने 5 अधिकारों के बारे में चर्चा कर ली थी। और हमारा आज जो अंतिम और जो मौलिक अधिकार है वर्तमान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 5 कौन कौन से हैं, 6वां जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मौलिक अधिकार यह हमारे को सर्वविदित है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। और इन 6 में से हमने 5 की चर्चा कर ली थी। तो 5 कौन कौन से हैं? पहला है हमारा समानता का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन है। और दूसरा जो अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद जो 19 से 22 तक है। और तीसरा जो अधिकार है हमारा स्वतंत्रता के बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 तक। और चौथा जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और जो हमारा 5वां जो हमने कल चर्चा की थी वो है जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो हमारे संविधान के अंदर इसका उल्लेख है अनुच्छेद 29 से 30 तक। और जो आज हमारा जो टॉपिक है, अंतिम जो अधिकार है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद इसका उल्लेख कहाँ पे है? अनुच्छेद 32 के अंदर। तो देखिए ये सभी उपयुक्त जो 5 अधिकार हैं उनकी सुरक्षा का जो दायित्व है कौन से अधिकार के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो देखिए जो हमने अधिकारों के बारे में काफी विस्तृत चर्चा की थी और हमारे संविधान के द्वारा अधिकार मिले हुए भी थे, लेकिन देखो इनकी बहुत बड़ी सूची देना ही संविधान का उद्देश्य नहीं था, बल्कि क्या है, इनको हम व्यवहार में लाएं भी, जो इनको वास्तविक रूप भी प्रदान करें, जो उपयुक्त 5 अधिकार है। और यदि इन उपयुक्त 5 अधिकारों का कहीं पे उल्लंघन हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं या मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन अधिकारों की रक्षा के लिए जिस अधिकार की भारतीय संविधान के अंदर व्यवस्था की गई है वो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है, या अनुच्छेद 32 वह साधन है, कौन सा? कि जो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा साधन है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, या संविधान का अनुच्छेद वह साधन है जो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है
जिसके द्वारा वह साधन है जिसके द्वारा अनुच्छेद 32 या हम कह सकते हैं अनुच्छेद 32 भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि संवैधानिक जिसके द्वारा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 वह साधन है जिसके द्वारा यहां पे जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसी प्रकार से इस अधिकार के इंपॉर्टेंस, इसके महत्व को बताते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि यह संविधान की आत्मा है। कौन सा अधिकार? अनुच्छेद 32, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या हम कह सकते हैं संविधान का हृदय है। जो संविधान का हृदय कौन से अधिकार को माना गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या अनुच्छेद 32 को, या संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हम कह सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार क्या कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय या आत्मा है। ये बात किसने कही? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इसके महत्व को देखते हुए, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है। क्यों है? जैसे इसके अंतर्गत क्या किया गया है? हर नागरिक को, भारत का जो भी कोई नागरिक है उसको यह अधिकार प्रदान किया गया है कि यदि उसके मौलिक अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है तो वह उल्लंघन होने पर, कि मौलिक अधिकारों का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो भारत का कोई भी नागरिक के अधिकारों का कहीं पे उल्लंघन हो रहा है, ऐसी स्थिति में वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसकी शरण में जा सकता है? वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों की शरण में जा सकता है। कौन जा सकता है? भारत का कोई भी नागरिक यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। किस अधिकार के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। यह संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर इस व्यवस्था की गई है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का कहीं पे हनन हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर वह नागरिक क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए। और इस सुरक्षा के लिए जो न्यायालय है वो क्या करता है? सरकार को आदेश जारी करता है। न्यायालय सरकार को आदेश जारी करता है। क्या करता है? आदेश जारी
करता है, इन आदेशों को जारी करता है, इन आदेशों को, जो न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी किए गए, तो इन आदेशों को क्या कहा जाता है भाई? रिट। इन आदेशों को क्या कहा जाता है? रिट कहा जाता है। कि सरकार को आदेश जारी करता है कौन? न्यायालय। कि उस फलाने व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाते हैं, उन आदेशों को क्या कहते हैं हम? रिट। और यह आदेश किसको जारी करती है? सरकार को। फिर सरकार उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करती है। तो इस प्रकार से ये रिट जारी की जाती है, किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। और इन्हें जो रिटों को हम क्या कहते हैं? आदेश या न्यायालय के आदेश, या इनको रिट कह सकते हैं। ये रिट कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? न्यायालय के द्वारा या न्यायालय के द्वारा सरकार को आदेश जारी करता है, इन आदेशों को क्या कहते हैं? रिट कहा जाता है। और ये रिटों की संख्या कितनी है? रिट की संख्या कितनी है भाई? कितने रिट जारी करता है आज जो न्यायालय है? वो है 5। कितनी रिटें जारी करता है? 5 प्रकार की रिटें जारी करके व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है, या मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। कौन? न्यायालय के द्वारा। अब न्यायालय कौन सा रहेगा उसमें? जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों के अंदर ये रिटें 5 रिट जारी की जा सकती है। और 5 रिटों के द्वारा न्यायालय क्या करता है? व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो 5 रिट कौन कौन से, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो न्यायालय द्वारा जारी रिट, इन रिटों की संख्या कितनी है भाई? ये रिट किसके लिए? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। तो न्यायालय द्वारा जारी रिटों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 5। कितनी संख्या है इन रिटों की? 5 संख्या। 5 कौन कौन सी रिट है जिनके माध्यम से न्यायालय मौलिक अधिकारों को उनकी सुरक्षा करता है? तो वो 5 रिट कौन कौन सी हैं? पहली रिट है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी जो रिट है वो है हमारी, वो है परमादेश। परम आदेश देना। फिर तीसरी जो रिट है वो है हमारी प्रतिषेध। और जो चौथी है वो रिट है हमारी, वो है अधिकार परीक्षा। और जो 5वीं जो रिट है हमारी अंतिम, जो न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है, वो है उत्प्रेषण। तो इस प्रकार से जो हमारी पहली रिट आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। पहली कौन सी आती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। तो इसका साधारण सा अर्थ होता है कि न्यायालय क्या करता है? यदि किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इस रिट के माध्यम से न्यायालय आदेश देता है कि फलाने व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उसको न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाए। इस प्रकार न्यायालय के सम्मुख जो व्यक्ति को पेश करने की जो रिट है, उस रिट को हम क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको तुरंत न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाए। इस प्रकार की जो रिट, जो न्यायालय का जो आदेश होता है, यह आदेश क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा क्या करता है? न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को
न्यायालय किसी गिरफ्तार या बंदी व्यक्ति या बंदी, जो बंदी बनाया गया है या बंदी व्यक्ति को, न्यायालय किसी गिरफ्तार या बंदी व्यक्ति को न्यायालय के सामने, न्यायालय के सामने, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो बंदी बनाया गया है उसको प्रत्यक्ष में न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, न्यायालय का ऐसा आदेश क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो न्यायालय ये इसलिए आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है या गिरफ्तार किया गया है, क्या वो व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से तो नहीं बंदी बनाया गया है, गलत तरीके से तो उसको बंदी नहीं बनाया गया है। इस कारण को जानने के दौरान यदि बंदी बनाए गए व्यक्ति यदि सही पाया जाता है कि बंदी नहीं, उसको गलत तरीके से बंदी बनाया गया है, तो तुरंत न्यायालय उसको छोड़ने का या उसको स्वतंत्र करने का तुरंत आदेश जारी करता है और व्यक्ति की जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत उसके अधिकार की सुरक्षा हो जाती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को तुरंत छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से जो गिरफ्तार व्यक्ति या बंदी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, जो आदेश है, वो क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश। इसके द्वारा ये न्यायालय के द्वारा ये जाना जाता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार या बंदी बनाया गया है, क्या उचित बनाया गया है या अनुचित तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है। यदि अनुचित तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय आदेश जारी करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत छोड़ा जाए। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश। तो न्यायालय किसी गिरफ्तार या बंदी व्यक्ति को न्यायालय के सम्मुख, न्यायालय के सामने या सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश देता है तथा गिरफ्तारी का कारण जान सके, और जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो उचित है या अनुचित है। यदि अनुचित तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसको तुरंत छोड़े जाने का जो आदेश जारी किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आदेश है उसके सामने जो रिट जारी करता है न्यायालय, वो है परमादेश, परम आदेश जारी करना। न्यायालय के द्वारा परम आदेश जारी करने को हम क्या कहते हैं, परमादेश। इसके अंदर क्या किया जाता है, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि, जब न्यायालय को यह आदेश तब जारी किया जाता है जब, इसमें देखिए परमादेश से क्या तात्पर्य है, जब न्यायालय को लगता है, जब न्यायालय को लगता है कि, क्या लगता है कि न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, कोई सार्वजनिक, कोई पद के ऊपर है, कोई अधिकारी है बहुत बड़ा, तो सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। जो सार्वजनिक पदाधिकारी अपने दायित्वों का पालन नहीं करे, अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसे अपने दायित्वों के पालन हेतु अपने दायित्वों के पालन हेतु न्यायालय आदेश जारी करता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं,
परमादेश, परम आदेश जारी करता है कि जो सार्वजनिक पदाधिकारी है वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। इसके संदर्भ में न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उस आदेश को हम क्या कहते हैं? परमादेश। जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है तो उसे अपने दायित्वों के पालन हेतु न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे परमादेश कहते हैं, उसे परमादेश कहा जा सकता है या उसे परमादेश कह सकते हैं। अब यह है परमादेश कि इसके अंदर इसमें साधारण सी बात इतनी सी है समझने के लिए, जो सार्वजनिक पदाधिकारी है उसको अपने कर्तव्यों के पालन के लिए न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? परमादेश। तीसरा आता है प्रतिषेध। जो तीसरी जो रिट है वो है प्रतिषेध। इसके अंदर साधारण सी बात है कि निचली जो अदालतें, जो ऊपर वाली अदालतों में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिसको उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय बोला जाता है, इनसे भी जो नीचे को जो न्यायालय, तो निचली अदालतों को अपने, जब कई बार क्या होती है, नीचे की जो अदालतें हैं, जो निम्न स्तर की जो अदालतें हैं, वो क्या करती हैं? नीचे स्तर की अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से कई बार क्या करती हैं? वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने लग जाती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो उच्च न्यायालय के द्वारा या उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या किया जाता है? एक आदेश जारी किया जाता है कि यदि आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, निम्न न्यायालयों को कहा जाता है कि आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, ये क्या आपके अधिकार में नहीं आती है ये विषय, और ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं और इसकी सुनवाई के लिए आप ऊपरी जो अदालतें हैं, ऊपरी जो न्यायालय हैं, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में भेजने का प्रयास करें। इस प्रकार के आदेश को जो ऊपरी न्यायालय के द्वारा जो पेश किया जाता है, इस प्रकार का आदेश जारी किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिषेध। तो इसमें साधारण सी बात है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का, निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके, जब अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की, अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपरी, यहां है निचली, यहां पे आ जाएगी ऊपरी, तो ऊपरी अदालतें उसे ऐसा करने से, ऊपरी अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए, रोकने के लिए जो आदेश जारी करती हैं उसे, जो आदेश जारी करती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रतिषेध कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिषेध। इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है? ऊपरी अदालतें निचली अदालतों को कहती हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आप इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई सुनवाई न करें,
ये आपके अधिकार क्षेत्र की बाहर की बात है, इस विषय को आप हमारे क्षेत्र में भेज दें। तो इस प्रकार का जो ऊपरी अदालतों के द्वारा इस प्रकार का जो आदेश जारी किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिषेध। तो इस प्रकार से निषेध मतलब रोक देना उसको, किसको, निचली अदालतों को, किसके द्वारा, ऊपरी अदालतों के द्वारा। तो इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, प्रतिषेध। अब आता है अगला है आपका चौथा है अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को अधिकार परीक्षा अगली जो रिट न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है तो वो है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है, कोई व्यक्ति एक गलत तरीके से अपने पद पे नियुक्त हो गया है जो कानूनी तौर पे वो सही नहीं है, तो उसको न्यायालय आदेश जारी करके ये पूछता है कि आप इस पद के ऊपर जो काम कर रहे हो आप किस तरीके से कर रहे हो, किस अधिकार के तहत इस पद के ऊपर आप काम कर रहे हो। तो और यदि वो संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं देता है वो अधिकारी, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसको उसके पद से हटा सकता है। तो इस प्रकार के आदेश को हम क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा। मतलब किस अधिकार के तहत आप इस पद के ऊपर काम कर रहे हो, यह बात न्यायालय के द्वारा पूछी जाती है, न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया जाता है। और यदि संबंधित अधिकारी उस के ऊपर संतुष्ट पे या गैर कानूनी तरीके से किसी ने पद को हड़प लिया है, प्राप्त कर लिया है, तो उसको उस पद से हटाने के लिए जो न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं आप, इस पद के ऊपर किस अधिकार से काम कर रहे हैं। तो अधिकार परीक्षा में आएगा आपको जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति, इसमें आएगा कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गए जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय तब क्या करता है, तब न्यायालय इस आदेश के द्वारा तब न्यायालय इस आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। और ये रोकने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अधिकार परीक्षा। कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय इस आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अधिकार परीक्षा। तो अगला हमारी जो रिट आती है, अंतिम जो रिट आती है न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो अंतिम जिस रिट के द्वारा अधिकारों की सुरक्षा की जाती है वो है उत्प्रेषण। वो कौन सी है, उत्प्रेषण। जब कोई निचली अदालत बिना अधिकार के बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, जब कोई निचली अदालतें बिना अधिकार के या कोई सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी, तो इसमें कह सकते हैं जब कोई निचली अदालत बिना अधिकार के कोई कार्य करती है, बिना अधिकार के कोई
कार्य करती है। निचली अदालतें बिना किसी कानूनी तरीके से या बिना अधिकार के कोई कार्य करती हैं तो न्यायालय तो क्या करता है, तो न्यायालय तो क्या करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर ले लेगा, उससे लेकर उसे ऊपर की अदालतें विचाराधीन मामले को उससे लेकर ऊपर की अदालत में ऊपर की अदालत में हस्तांतरित ऊपर की अदालत में हस्तांतरित कर देता है। तो हम साधारण रूप से कह सकते हैं कि इसको निचली अदालत के कार्यों को रोक देना और ऊपर की अदालतों में भेज देने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, उत्प्रेषण। इस प्रकार से हमने आज 5 रिटों के बारे में जानकारी प्राप्त की संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। कल इसके अंदर हम जो मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार है उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे।